नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल ममता दीदी ने कलकत्ता में एक बड़ी रैली की और उस रैली में अखिलेश यादव जी भी गए, इसलिए वो बड़ी खबर बन गया है। अखिलेश यादव, वो एक तरह से जनरली इंप्रेशन ये देने की कोशिश की गई कि वो इंडिया गठबंधन की रैली है। 21 जुलाई ममता बनर्जी जी के लिए या कलकत्ता या बंगाल के लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि उसको वो शहीदी दिवस के रूप में मनाती हैं। हालांकि इस देश में शहीद दिवस तो भाई जो मार्टियर्स डे जो बोलते हैं हम लोग, वो 30 जनवरी महात्मा गांधी की जिस दिन हत्या हुई थी हम लोग उसको मनाते हैं। कुछ लोग शहीद दिवस का 23 मार्च को भी मनाते हैं, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। तो कुछ लोग उसको भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी जी 21 जुलाई को शहीद दिवस बहुत दिनों से मनाती आ रही हैं। तो एक तो मैं पहले आपको ये समझा दूं कि क्या ये 21 तारीख को ममता बनर्जी क्यों मनाती हैं, क्या है शहीद दिवस। हुआ ये था कि 1993 में उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी स्टेट यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट ममता बनर्जी थी। इन्होंने लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जो उस समय थी उसके खिलाफ एक प्रदर्शन कर रही थी और उस प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से गोली चली और 13 प्रदर्शनकारी मारे गए। 13 बहुत बड़ी संख्या होती है, मतलब किसी प्रोटेस्ट रैली में, और ख़ास करके ऐसी स्टेट में जहाँ पे वामपंथ की सरकार हो जो मानती हो कि भाई प्रोटेस्ट और ये सब उनका बेसिक अधिकार है, वहाँ पे गोली चलना और फिर 13 लोगों की मृत्यु, ये एक बड़ा फैक्टर था, बड़ी चीज़ थी, बड़ी घटना थी। और ममता बनर्जी जी उस समय से, जब वो उस समय कांग्रेस में थी, फिर वो बाद में कांग्रेस से निकल के फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, लेकिन वो 21 जुलाई को भूली नहीं और 21 जुलाई को हरदम शहीद दिवस के रूप में मनाती आ रही है। उस समय एक चीज़ और याद रखना है, जब से टीएमसी की सरकार आई है तब से ममता बनर्जी जी कोलकाता में इसको बड़े स्केल पे मनाती हैं और बड़े स्केल में एक बड़ा इवेंट करती हैं। और केवल यही नहीं करती हैं, इस आयोजन के दौरान वो तृणमूल कांग्रेस का अगले साल का, मतलब अगले 12 महीने का क्या एजेंडा है उसको भी रिवील करती हैं, जैसे अब वो प्रिपरेशन, अब इस बार उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस बार वहाँ एजेंडा ये दिया कि अगले आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव जो हैं उसकी तैयारी की जाएगी अगले 12 महीने। मतलब तृणमूल कांग्रेस अगले 12 महीने में 2026 के आने वाले चुनाव की तैयारी करेगी। ये इस बार का एजेंडा उन्होंने लोगों के सामने रखा। इस बार का भी आयोजन, क्योंकि ममता बनर्जी जी ने एक बड़ी जीत के साथ आई हैं लोकसभा में, उनके 29 सांसद जीते हैं, बीजेपी को रोकने में कामयाब रही हैं, तो इस बार उन्होंने भी इस बार का एक बड़ा आयोजन था। और जैसे मैंने पहले कहा था, इसको एक कुछ इंडिया गठबंधन या एक ऑल पार्टी शो, ऑल पार्टी एंटी बीजेपी पार्टी जो उनका शो दिखाने की कोशिश की गई। वहाँ पे अखिलेश यादव जी पहुँचे। अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था, फिर वहाँ पहुँचे, उनका एक अच्छा भाषण हुआ और जिस भाषण में उन्होंने बताया कि भाई ये सरकार तो चंद दिनों की है, इट इज़ अ टेम्पररी सरकार। ममता बनर्जी जी ने भी उसको सेकंड किया कि किसी दिन भी ये सरकार गिर सकती है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें राहुल गांधी को बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था। मेरे हिसाब से राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया था। अच्छा, ये बैकग्राउंड भी समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने जब अभी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा तो वहाँ ये तीनों पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, तीनों ने मिलके उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ा था। तृणमूल कांग्रेस ने एक सीट भदोही की लड़ी थी, ललतेश्वर पति त्रिपाठी जी ने वहाँ लड़े थे। कांग्रेस 17 सीट पे लड़ी थी और समाजवादी पार्टी 62 सीट पे लड़ी थी। 62 में से 37 सीट समाजवादी पार्टी जीती, 17 में से 6 सीट कांग्रेस जीती और तृणमूल कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। कुछ चीज़ें आपको इसलिए ये याद कराना ज़रूरी है कि बंगाल में जैसे ममता बनर्जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ममता बनर्जी ने बंगाल में अलग इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने जैसे पंजाब में अलग इलेक्शन लड़ा गया, इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल आमने सामने थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। उसी तरह से केरल में इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल वाम मोर्चा और कांग्रेस आमने सामने थे।
उसी तरह से बंगाल में ममता बनर्जी अलग लड़ी और बाकी जो लोग थे उसमें कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई या जितनी वाम दल थे, इन सब ने मिलके इलेक्शन लड़ा था। अब जरा मैं एक आपको इसलिए ये फिगर्स दे रहा हूं जिससे आपको कुछ चीज़ें समझने में आसानी होगी। इस बार बंगाल में जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 29 सीटें जीती और उनको वोट परसेंटेज मिला 45.76%, 45.76%। इंडिया गठबंधन को अगर आप देखिए फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव तो उसने 29 सीट एआईटीसी प्लस 1 सीट कांग्रेस, टोटल सीट हुई 30 और टोटल जो वोट प्रतिशत है वो इंडिया गठबंधन का 56.79% है, क्योंकि मैं वहाँ तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट और कांग्रेस के वोट को मिला रहा हूँ। अब इसके सामने ये देखना होगा कि 2019 में क्या हुआ था। 2019 में ममता बनर्जी जी को 43.27% वोट मिले थे, 22 उनके मेंबर मतलब लोकसभा में एमपी जीत के आए थे और इंडिया गठबंधन को अगर सारे वोट मिला लिए जाएं तो इंडिया गठबंधन को 56.32% वोट मिले थे और उनके 24 सदस्य थे, 22 तृणमूल कांग्रेस, 2 कांग्रेस के। इस बार 29 तृणमूल कांग्रेस, 1 कांग्रेस। तो अब आप एक चीज देखिए, इंडिया गठबंधन का वोट शेयर तो सेम रहा, पिछली बार 56.32, इस बार 56.79, लेकिन फर्क क्या हुआ? फर्क 6 सीटों का हो गया। बीजेपी 2019 में 40.25% वोट पाई थी, 18 सीट जीती थी। इस बार जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी करीब 1.5% वोट कम पाई, 2024 में 38.73% वोट मिला और वो 6 सीटें गिर गई, 12 सीट पे हुई। अब मेन जो मुद्दे की बात यह है कि सेम वोट परसेंटेज के साथ अगर इंडिया गठबंधन 24 से अपनी सीटें बढ़ा के 30 कर लेता है तो फिर तो मतलब ममता बनर्जी ने जो किया बिल्कुल ठीक बात थी कि सीटें तो बढ़ गई और बीजेपी की सीटें कम हो गई, तो 6 इंडिया गठबंधन की बढ़ी और बीजेपी की 6 घट गई। तो मैं उस हिसाब से ये मानूंगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट या ये जो निर्णय था ममता बनर्जी का वो बिल्कुल ठीक था। अब मैं इस बात को इसलिए भी एम्फसाइज कर रहा हूं कि बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में रहेंगी कि बाहर चली जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा किसी निर्णय पे। आपको बहुत डोंट हैव टू रश टू अ कंक्लूजन, आपको थोड़ा समझना होगा, थोड़ा समय देना होगा और इस पर बहुत जल्दी पहुंचना ठीक नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी का एक चीज़ समझ लीजिए कि जब उन्होंने 2021 में एक बड़ा विधानसभा का चुनाव जीता था जिसमें पूरे मोदी जी और अमित शाह बिल्कुल जो कहते हैं ना कमर कस के वहाँ लग गए थे और कैसे हारेंगे और अब की बार 200 पार और 300 पार कर रहे थे, तब ममता बनर्जी ने वो इलेक्शन जीता था। और जब वो इलेक्शन जीत गई थी तो उस समय उनके जो कंसल्टेंट एडवाइज़र जो भी थे उनका नाम था प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर जी का अभी के हाल के आपने सबने देखा है कि प्रशांत किशोर जी जो भी काम कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के प्रॉम्प्ट पे कर रहे हैं। तो उस समय भी प्रशांत किशोर जी के कहने से, उनके एडवाइस से ममता बनर्जी जी ने एक मुहिम चलाई थी, अगर आपको याद हो, नॉन यूपीए गठबंधन की, नॉन यूपीए नॉन एनडीए गठबंधन की, जिसमें वो मुंबई भी गई थी, वहाँ शरद पवार साहब से मिली, उद्धव ठाकरे से मिली, फिर वो दिल्ली भी आई, फिर अखिलेश यादव, ये सब वो उस समय बीआरएस, चंद्रशेखर और आम आदमी पार्टी, सबको एक जगह जुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। प्रशांत किशोर अपने रास्ते चले गए, फिर वो नहीं हो पाया। ममता बनर्जी जी ने भी उस पर इंटरेस्ट छोड़ दिया। फिर बना इंडिया गठबंधन 2022 में, जब अगस्त में नीतीश छोड़ के आए एनडीए और बिहार में सरकार बनी आरजेडी के साथ, तो उन्होंने एक इंडिया गठबंधन बनाया। अगर आपको फिर से मैं एक और चीज़ याद दिला दूं कि ममता बनर्जी जी की कुछ अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। जैसे अगर आपको याद हो कि एक बड़ा कारण नीतीश जी का इंडिया गठबंधन से मोह भंग होने का था कि उनको कन्वेनर नहीं बनाया गया था। और अगर उस समय की आप सारी रिपोर्ट देखें तो
ममता बनर्जी ने अपना वीटो लगाया था कि ये कन्वेनर नहीं बनने चाहिए इंडिया गठबंधन, ये उनका वीटो था। ये अब तो ये जगजाहिर हो गई है बात। एक और चीज़ याद रखने की है कि 2024 के इलेक्शन में ममता बनर्जी जी बंगाल छोड़ के किसी बाहर कहीं भी नहीं गई प्रचार करने, तो वो इंडिया गठबंधन के लिए कहीं निकली नहीं थी। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया। वो 22 सीट से 29 सीट पे पहुंच गई और इंडिया गठबंधन 24 से 30 पहुंच गया। उनको 7 सीट का गेन हुआ, 6 बीजेपी ने हारी और 1 कांग्रेस हारी। अब इनके सामने जरा अखिलेश यादव जी को भी समझ लेना है कि वो कर क्या रहे हैं। अखिलेश यादव जी 37 सीट जीत के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के बाद के सबसे बड़े दल हैं, और ममता बनर्जी जी 29 सीट जीत के तीसरे नंबर की पार्टी हैं। तो अखिलेश यादव जी और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के अगर मेंबर्स मिला लिए जाएं तो 66 होते हैं, और टोटल 234 इंडिया गठबंधन के मेंबर्स का वो करीब 28% हैं, ये 2 पार्टीज। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि इस 234 की जो फिगर है इंडिया गठबंधन की, उसमें कांग्रेस के 99 अगर एमपी को गिन रहे हैं तो वो 42% कांग्रेस अकेले है। अब एक चीज़ और है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का कोई आज का संबंध नहीं, बहुत पुराना संबंध रहा है। 2022 का इलेक्शन अगर आपको याद हो तो ममता बनर्जी बनारस में आके एक उन्होंने मीटिंग भी की थी अखिलेश यादव के पक्ष में। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें अखिलेश यादव को वहाँ जाना और उसको करना, उस पर बहुत से प्रश्न उठने चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने 37 सीट जीती हैं, उत्तर प्रदेश से अयोध्या की सीट जीती है। उनका उत्साह और आत्मविश्वास इस समय चरम सीमा पे है, और इसीलिए वो महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं। मुझे लेकिन एक और चीज़ इसमें एक एंगल और समझिए, जैसे कहा जा रहा है ना वो महाराष्ट्र में भी कुछ सीटें चाहते हैं, वहाँ भी लड़ना चाहते हैं, ये भी। लेकिन मुझे एक और चीज़ लग रही है, अखिलेश यादव 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन की पेशबंदी भी कर रहे हैं। पेशबंदी मतलब वो आज से अपनी बिसात बिछा रहे हैं। अब क्यों बिसात बिछा रहे हैं? आप कांग्रेस के अगर आपके कोई दोस्त मित्र हो उनसे बात करिए, कांग्रेस है बिल्कुल हम लोग की वजह से वो जीते और हम लोग को सब सीट पे लड़ना चाहिए। लेकिन अगर उसको आप मतलब उसमें ह्यूमन एलिमेंट हटा दीजिए और उसको कोई एआई टाइप केवल आंकड़ों की बात करे, तो 2-3 आंकड़े मैं आपको देता हूं। पहला, विधानसभा की में उनकी उपस्थिति के हिसाब से 2 सीटें कांग्रेस की, 111 सीटें समाजवादी पार्टी की, तो 403 में अगर इस गणित को लगाएंगे तो 8 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं मिलनी चाहिए। 8 इज द मैक्सिमम। अब दूसरा एक गणित यह है कि भाई 80 में अगर अखिलेश यादव ने 17 सीटें छोड़ी हैं तो 17 सीटें इंटू 5, हर सीट पे 5 विधानसभा हैं, तो मतलब 403 में अखिलेश यादव को 85 सीट देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कांग्रेस को। मोटे तौर पे तो यही हुआ ना। अब इसमें देखने वाला यह है कि वो कितना कंसीड करते हैं, क्योंकि अभी जो बाई इलेक्शन है उसमें कांग्रेस 4 सीट को 3 सीट ऐसे मांग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन है, इस संदेश को देने के लिए टोकन 1-8 सीट दे देनी चाहिए कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को भी रीजनेबल होना पड़ेगा। ये भी मैं साथ में जोड़ दूं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अभी तक की समझदारी का ही ये कारण है कि यूपी का जो रिजल्ट आया है 43 सीट बीजेपी को पीछे ढकेल दिया है। तो दोनों ने समझदारी से काम लिया था, क्योंकि एक चीज याद रखना होगा कि यूपी के गठबंधन का असर दूसरे चुनावों में भी पड़ेगा। अगर यहाँ पे कहीं झगड़ते हुए नजर आए कि गठबंधन में कुछ वीकनेस आ रही है, तो वो कोई भी स्टेट का चुनाव हो जहाँ पे भले ही कांग्रेस बहुत छोटी पार्टी हो या सपा ना भी लड़ रही हो, स्टेक होल्डर ना हो, लेकिन वहाँ असर पड़ जाएगा इंडिया गठबंधन के ऊपर। ये मेरी निश्चित मान्यता है। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप ज़्यादा लड़ाई करेंगे इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो उसका असर महाराष्ट्र के चुनाव पे निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ का आंसर कभी नहीं मिलेगा कि कौन किसकी वजह से जीता। आप समाजवादी पार्टी वाले से बात करिए तो उनका कहना है कि हाँ भाई हम लोग जीते, हमारी वजह से जीते, हमने तो 62 में 37 सीटें जीती। कांग्रेस से बात करिए तो उनका वो राहुल गांधी की वजह से जीते, राहुल गांधी की इतनी गुडविल थी, राहुल गांधी की वजह से दलित वोट आए, राहुल गांधी की वजह से मुस्लिम वोट आए। लोगों में मेरे हिसाब से ये
इस तरह का एक गठबंधन था कि अगर दोनों तरफ से केवल साथी आने की बात नहीं थी, अगर दोनों तरफ से मन में कहीं पे भी खुलापन नहीं होता, समझदारी नहीं होती, तब ये आपका ये परफॉर्मेंस नहीं आ पाता। दोनों लीडर्स ने बिल्कुल खुले मन से, बिना किसी बात को मन में रखे, बिना कुछ ये रखे कि यहाँ जाऊँगा तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ये किए हुए उन्होंने पूरे मन से उत्तर प्रदेश में मेहनत की और उसका रिजल्ट सबके सामने है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो अखिलेश यादव कहीं वहाँ पे जाएं, वेस्ट बंगाल जाएं, अखिलेश यादव महाराष्ट्र जाएं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि अखिलेश यादव कोई ना समझ का काम कर रहे हैं। जाना सबको है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा उनका अगर वो कहीं जाएंगे और इंडिया गठबंधन मजबूत होगा तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और ममता बनर्जी को एक चीज़ ये भी याद रखनी चाहिए कि ममता बनर्जी के जो संसद सदस्य हैं, उनका लोकसभा के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति उनका जो रुख है वो सब पूरी दुनिया देख रही है। उस रुख में कहीं नहीं लगता है कि वो इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं है। तो ये बीजेपी तो सुबह से शाम तक चाहेगी कि इसमें कुछ ना कुछ, हर चीज़ में कुछ ना कुछ निकालेगी, उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने देखा, उन्होंने ये किया। लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अब परिपक्व हो गए हैं, सबको समझ में आ गया है कि इंडियन पॉलिटिक्स में कैसे है। 234 अगर इंडिया गठबंधन आया है बीजेपी के 240 के मुकाबले, तो उसमें सबका संयुक्त प्रयास रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।